नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, दो खबरें हैं, दोनों खबरें मीडिया से जुड़ी हुई हैं, मगर ये बताता है कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां किस तरह की मीडिया काम कर रही है। खबर यह है कि हैथवे केबल, जी हां, इसने एनडीटीवी इंडिया को दिखाना बंद कर दिया है। केबल नेटवर्क है। कौन है मालिक हैथवे केबल के? यह शख्स देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी। और दूसरी खबर, टीवी के स्टार और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ल, जैसे कि आप जानते हैं, नहीं रहे। 40 साल की उम्र में उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मगर उनकी मौत के बाद मीडिया ने जो बेहूदगी दिखाई दोस्तों, वो तस्वीरें बहुत ही शर्मसार करने वाली हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा हैथवे केबल, जिसके मालिक देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी हैं। हैथवे केबल ने एनडीटीवी इंडिया को दिखाना बंद कर दिया। मेरे दोस्त रवीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर एक संदेश भी जारी किया है। मैं चाहता हूं आप उनका यह संदेश सुनिए। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं कि दफ्तर पहुंचा, जो क्लब में बैठे हैं दो फालतू लोगों को बुलाया, अगल बगल में बिठाया, डिबेट किया, भेड़ों की तरह लड़ाया और घर चला गया। इस काम में कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। हम बहुत छोटी सी टीम के साथ बहुत लगन से काम करते हैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, चैनल्स के कार्यक्रमों को ब्लॉक किया गया है। मैं आगे आपको कहानी सुनाऊंगा, मगर मेरा सवाल मुकेश अंबानी साहब से। मुकेश अंबानी साहब, आप देश के सबसे धनी आदमी हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं मुकेश जी कि आप किस तरह का मीडिया चाहते हैं इस देश में। एनडीटीवी इंडिया को बंद करवाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है हैथवे केबल के जरिए। अब मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि न्यूज 18 जैसा कि आप जानते हैं मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल है। सबसे पहले ये देखिए, हक्कानी नेटवर्क जो एक आतंकवादी संगठन है, उसका इंटरव्यू इनका न्यूज 18 कर रहा है। आपके सामने प्रमाण। अब इसी खबर से जुड़ी 2 और स्क्रीनशॉट से मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें देखिए, इसमें यह कह रहे हैं कि भाई तालिबान से जो हमने बातचीत की, उससे जो 5 चीजें उभर कर आई हैं। यह न्यूज नेटवर्क आतंकवादियों का इंटरव्यू कर रहा है। इस बात पर ना इस सरकार को आपत्ति है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के उन नफरती चिंटुओं को आपत्ति है, जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट में अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं। कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? अब तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है, यहां पर आतंकवादी का इंटरव्यू किया जा रहा है भाई। और फिर अंबानी साहब का न्यूज चैनल यह भी कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, कि क्या तालिबान पाकिस्तान से अपने रिश्ते खत्म कर देगा? अब तक तालिबान को तुम लोग आतंकवादी मान रहे थे, अब आपको इस बात की तकलीफ है कि तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ हैं। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, और अब भी कह रहा हूं। मगर मैं यह भी मानता हूं दोस्तों कि कल जो सरकार बातचीत कर रही है तालिबान के साथ, हमें भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि तालिबान का इस्तेमाल ये लोग उत्तर प्रदेश में सियासत के लिए करते हैं, उत्तराखंड में सियासत के लिए करते हैं, मध्य प्रदेश में सियासत के लिए करते हैं। मगर दूसरी तरफ 2018 से इनकी बातचीत जारी है। औपचारिक तौर पर हमारे जो एम्बेसडर हैं कतर के मित्तल साहब, उनके
और शेर मोहम्मद स्टैनिक्ज़ई के बीच में औपचारिक तौर पर भी बातचीत हुई, तो हमें इस मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए। मगर यह भी हमें समझना चाहिए कि सरकार आज की तारीख में तालिबान से बातचीत इसलिए भी कर रही है क्योंकि हमारे कई नागरिक अब भी अफगानिस्तान में हैं। हम तालिबान के साथ दुश्मनी इस वक्त नहीं मोल सकते हैं, मगर दूसरी तरफ तालिबान जो कर रहा है उस पर हम पर्दा ना डालें, उसकी आतंकी सोच पर हम पर्दा ना डालें। और दूसरी तरफ हो क्या रहा है दोस्तों कि हमारे न्यूज चैनल्स जिस तरह से तालिबान को टारगेट कर रहे हैं टीआरपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उससे हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान की सत्ता तो और नाराज होगी, और वो गुस्सा किस पे निकलेगा? हमारे नागरिकों पर ही तो निकलेगा ना। मगर अब क्या हो रहा है, जैसे ही सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है तो मुकेश अंबानी का चैनल जो है वो तालिबान को आतंकवादी ही नहीं मानता, हक्कानी जैसे आतंकवादियों का इंटरव्यू कर रहा है। तो मैं वही तो समझना चाहता हूं कि आपको किस तरह का मीडिया चाहिए। और यह बात नहीं है दोस्तों, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब उस चूड़ी वाले पर हमला हुआ था और फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस चूड़ी वाले पे पॉक्सो की धाराएं लगा दी जाती हैं। देखिए, अगर तो उसने वाकई किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मगर मुकेश अंबानी साहब का न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस मामले को चूड़ी जिहाद बता देता है, यानी कि चूड़ी पहनाने के नाम पर जिहाद चल रहा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि देश का सबसे धनी आदमी एक ऐसे वक्त जब धंधे बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, अगस्त में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तमाम लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं। कई ऐसी मिसालें हैं जिसमें एक इंजीनियर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, मां और बेटी बच गए मगर पिता और उसका बेटा उनकी मौत हो गई क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। ढेरों ऐसी मिसालें हैं, लोग बेबस हैं। मगर मुकेश अंबानी साहब का जो साम्राज्य है वो लगातार तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। वो और अडानी साहब, ये दो चेहरे हैं दोस्तों जिनका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में इन पर कोई असर नहीं पड़ा है कोरोना का, फिर भी इनके ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं क्यों, ऐसी क्या बेबसी है आपकी, बताइए मुझे। और दूसरी तरफ क्या होता है, सच बताऊं दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि वो बिग बॉस 13 में के विजेता थे। मैं उनकी दोस्त शहनाज गिल को भी नहीं जानता था। हां, इंस्टाग्राम में अक्सर मैंने उनके वीडियोस देखे थे और उन दोनों के बीच जो रिश्ता था ना दोस्तों, वो मुझे बहुत ही मार्मिक लगता था। अंग्रेजी में एक शब्द है क्यूट लगता था, और मैंने उनको अक्सर देखा था। मैं नहीं जानता था इनका क्या रिश्ता था दोस्तों। और आपको याद होगा एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि तुआडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, वो एक उस पर एक मीम बना था, आपको याद होगा, एक वीडियो बना था जिसमें शहनाज गिल थी। तो शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को मैं बस इतना जानता था। जब भी कोई 40 साल का व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने से मौत होती है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों। और खासकर मैंने जब पढ़ा सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि वो फिटनेस को काफी तरजीह देते थे, अपने शरीर को काफी तरजीह देते थे, बावजूद उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे मीडिया ने किस तरह की बेहूदगी दिखाई थी जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं शहनाज गिल को बेसुध पड़ी हुई हैं। मैंने एबीपी न्यूज का वो वीडियो देखा था जो अब मुझे मिल नहीं रहा है। उस वीडियो में जो उनकी रिपोर्टर थी वो बाहर से उनके शीशे पर एक तरह से ठोक रही थी और नॉक कर रही थी और ये बोल रही थी कि हम शहनाज गिल से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। शहनाज गिल रो रही थी, बेसुध थी, और ये कह रहे थे कि हम शहनाज गिल से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। कहां गई आपके अंदर की संवेदनशीलता? क्या तमाम लक्ष्मण रेखाओं को आप पार कर लेंगे? अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह से शहनाज गिल निकलने का प्रयास कर रही हैं और मीडिया ने बुरी तरह से गिद्धों की तरह उन्हें घेर लिया है। मैं चाहता हूं आप पूरा वीडियो देखिए।
और यहाँ पे शहनाज गिल आ चुकी है, देख सकते हो शहनाज और सिर्फ ये वीडियो नहीं है, एक और वीडियो देखिए। यहां पर भी आप देख सकते हैं कैमरा का हुजूम अंतिम संस्कार के बाहर। ये एक ऐसी जगह है जिसकी कोई गरिमा होनी चाहिए, मगर इन्होंने अपनी तमाम मर्यादाओं को ये भूल गए हैं। देखिए पहुंची है, भावुक है, तस्वीरें बयान कर रही है कि किसी तरह का कोई शुद्ध उल्फा नहीं है। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे से शहनाज। एक मिनट मैडम आइए। You can see this image, the shot. और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती को इन्होंने इसी तरह से टारगेट किया था। रिया चक्रवर्ती को एक तरह से इन्होंने खलनायिका बता दिया था। रिपब्लिक चैनल, जी न्यूज, तमाम चैनल्स ने इतना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया था जिसमें रिया चक्रवर्ती को इन्होंने एक वैम्प बना दिया था, एक खलनायिका बना दिया था। सुशांत राजपूत की मौत का जिम्मेदार तक बता दिया था इन लोगों ने। और आज तक ना सीबीआई कोई ऐसा प्रमाण पेश कर सकी है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी यह प्रमाणित नहीं कर पाई हैं कि उनकी हत्या की गई थी। मगर यह तस्वीरें मैं नहीं भूला हूं। बार बार मीडिया अपना चरित्र इस तरह से उजागर करती है। यह हकीकत है हमारे देश की मीडिया की, और यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह का मीडिया हमारी आवाज को बुलंद करेगा। और मीडिया ने पाल किसे रखा है? या तो सरकार के चाटुकार होंगे या इस तरह के बंदर होंगे। देखिए किस तरह से उछल रहा है ये, देखिए इसको। तो 129 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए ना, ये लोग किस सूरत से, किस नजरिए से पत्रकार हैं? कहां के पत्रकार हैं? ये जो वीडियो मैं बार बार देख रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने जिनका पूरा बर्ताव था सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार, उनकी जब अंतिम यात्रा हो रही थी, उसके बाहर जो मीडिया का बर्ताव था वो बहुत ही शर्मनाक था। किसी चैनल ने, हर चैनल ने कहा जा सकता है लक्ष्मण रेखा को पार किया। मगर जो बड़ा प्रश्न इन दोनों खबरों से उभर कर आता है वो ये कि इस देश को किस तरह का मीडिया चाहिए। एक मीडिया वो है जो गिद्ध की तरह अपनी लक्ष्मण रेखाओं को नहीं जानता और सुशांत सिंह राजपूत की मौत और सिद्धार्थ शुक्ला की हृदय गति रुकने से मौत जो है इस बात को प्रमाणित करती है। और दूसरी तरफ एनडीटीवी है। हालांकि एनडीटीवी को मैं पूरी तरह से दूध का धुला इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उस मंच पे भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें इसलिए रखा गया है ताकि सरकार एनडीटीवी पर बेवजह दबाव ना बनाए। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें मैं गोदी पत्रकार कहता हूं। मगर आप भी जानते हैं कि एनडीटीवी इंडिया को इसलिए बंद कराया गया था क्योंकि रवीश के प्राइम टाइम से उन्हें खांसी जो है एलर्जी थी, उन्हें तकलीफ थी। मैंने आपको बताया था कार्यक्रम के बीच में, मैं आपको एक और कहानी बताना चाहूंगा एक दूसरे चैनल की। नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। एक चैनल था, है अभी भी, उसके दो पत्रकार जो सरकार से सवाल किया करते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि पता चला कि उस न्यूज चैनल में 3 घंटे का वक्त था जब चैनल ब्लैकआउट हो जाता था या चैनल की आवाज नहीं आती थी जो जनता उसे देख रही होती थी। 2 वक्त था, एक रात को 9 बजे और एक सुबह 10 बजे। और ये दोनों ही टाइम बैंड्स पर 2 ऐसे पत्रकार एंकर कर रहे थे जो सरकार से सवाल करते थे, जो कि हर पत्रकार को करना चाहिए था। यही नहीं,
एक योग गुरु हैं जिनका पूरा साम्राज्य है, उन्होंने अपने तमाम विज्ञापन दिखाने उस चैनल पर बंद कर दिए। बाद में हालात ऐसे पैदा हो गए कि दोनों ही पत्रकारों ने उस चैनल से इस्तीफा दे दिया। याद है कि नहीं? और बाद में पता चला कि उन दोनों टाइम बैंड्स में जहां ब्लैकआउट हो रहा था, जहां आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, सब कुछ ठीक हो गया। और वो योग गुरु भाई साहब, वो लाला जी जिन्होंने विज्ञापन बंद कर दिए थे, उन्होंने फिर से अपने विज्ञापन शुरू कर दिए। बाद में मुझे पता चला दोस्तों कि दरअसल केबल नेटवर्क्स ने ब्लैकआउट नहीं किया था। केबल नेटवर्क्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। उसी चैनल ने जानबूझकर सरकार को यह संदेश देने के लिए कि देखो हम इन दोनों पत्रकारों पर अंकुश डाल रहे हैं, जानबूझकर खुद ही ब्लैकआउट कर रहे थे, खुद ही सिग्नल्स को कमजोर करके उसका प्रसारण कर रहे थे, जिससे सुनने वाली जो जनता है अपने घर में बैठ के जो सुनना चाह रही है, उन्हें ना समझ आए ना दिखाई दे। यह खेल उसी चैनल ने किया था। यह है हमारे न्यूज चैनल्स की हकीकत। या तो वो सरकार के सामने डर जाते हैं, या तो सरकार के सामने नतमस्तक होके उनके चंद रुपयों के लिए उनका गंदा और नफरती एजेंडा चलाते हैं। यह है हमारा मीडिया। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मीडिया चाहिए। नमस्कार।